अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में भी काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमेशा की तरह केपी में एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है, उस पर बात करेंगे। पंजाब में दफ़ा 144 एक तरफ पीटीआई की एहतजाज की कॉल, तो दूसरी तरफ दफ़ा 144। फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किए जाने को आप कैसे देखते हैं? अंदर की बात क्या है? पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं सर, जो आज खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एपेक्स कमेटी का इजलास था, ये आप समझें कि पीटीआई के सीने पर मूँग दलने वाली बात है। पन्नू वाक़ई को काफ़ी दिन हो गए थे, वज़ीर आला केपी पन्नू नहीं गए थे और अ, कोई केपी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है, इस हवाले से वाज़ेह नहीं समझ आ रहा था कि क्या है। वैसे तो आज तक केपी हुकूमत का और पीटीआई का दहशतगर्दी के हवाले से भी कोई मौक़िफ़ हमारी समझ में नहीं है, क्योंकि वो किसी शहीद के जनाज़े में नहीं जाते, किसी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देते। ये समझ नहीं आता कि वो टीटीपी के साथ हैं या शोहदा के साथ हैं। बहरहाल बन्नू वाक़े के बाद जो ख़ामोशी थी, वो बहुत ही मानीख़ेज़ थी। फिर जिस तरह फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, सारा कुछ हुआ बन्नू वाक़े पर, वो सब भी अपनी जगह था। लेकिन इमरान खान ने भी बन्नू वाक़े को फ़ौज के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने सहाफ़ियों से इस हवाले से कहा भी कि मैं गंडापुर को कहूँगा, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट प्रिवेल कर गई और गंडापुर को बिलाखिर जो है वो बुलाना पड़ा इजलास एपेक्स कमेटी का। एपेक्स कमेटी का इजलास आज हुआ है, उसमें कोर कमांडर पेशावर, आईएसआई के सेक्टर कमांडर और फौज के आला हुकाम शरीक थे। इस इजलास की जो बेसिक बड़ी बातें हैं, उनमें एक तो ये है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो नैरेटिव था पीटीआई का, वो फॉल आउट कर गया और टीटीपी के खिलाफ उन्होंने कहा दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है, किसी को असला लेकर घूमने की इजाज़त नहीं होगी सूबे में। जो हम देखते थे कि बहुत सारी जगहों पर जो हम कहते थे कि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, बिलख़ुसूस केपी के जनूबी अज़ला में केपी हुकूमत जानबूझकर गुट तालिबान, बैठ तालिबान के चक्कर में टीटीपी को प्रोटेक्शन देती थी, उनके लोगों को प्रिवेल करने देती थी, उनकी चेक पोस्टें थी। तो इस हवाले से एपेक्स कमेटी में बड़े फैसले हुए हैं कि किसी को असला लेकर घूमने नहीं दिया जाएगा, किसी को असले के ज़ोर पे किसी जगह का कंट्रोल नहीं लेने दिया जाएगा। तो एक वाज़ेह पॉलिसी केपी हुकूमत को आज टीटीपी के खिलाफ लेनी पड़ी है इस एपेक्स कमेटी में। अब कल गंडापुर वहाँ जाएँगे, जो अमन कमेटी थी वो भी यही चाहती थी। अमन कमेटी के मुतालबात भी यही थे कि गुट तालिबान और बैठ तालिबान की तफ़रीक ख़त्म की जाए, अमन कायम किया जाए और अमन ऐसे ही कायम होगा जब केपी की डी-वेपनाइज़ेशन होगी। जब आज की एपेक्स कमेटी में ये फैसला हुआ है कि किसी को भी असला लेकर चलने की इजाज़त नहीं होगी, तो उसमें गुड और बैड दोनों किसी को भी असले के तौर पे लोगों को इस तरह धमकाने की इजाज़त नहीं होगी, किसी भी तंजीम को असला रखने की इजाज़त नहीं होगी। अब देखना है कि इस एपेक्स कमेटी के फैसलों पर कितना अमल होता है, लेकिन बहरहाल आज एक वाज़ेह पॉलिसी तो सामने आ गई है। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पीटीआई की एहतजाज की कॉल और दूसरी तरफ पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज़। सूरत-ए-हाल कहाँ को जाती हुई देख रहे हैं आप? अच्छा, ये जो दफ़ा 144 लगी है ना, ये तहरीक-ए-इंसाफ की वजह से नहीं लगी है। ये जमात-ए-इस्लामी की वजह से लगी है। कल जमात-ए-इस्लामी का धरना है, हाफ़िज़ नईम उर-रहमान ने जमात-ए-इस्लामी की इमारत सँभालने के बाद पहले धरने का ऐलान किया और वो जमात-ए-इस्लामी को तेज़ कर रहे थे और ये इस धरने ने डी चौक पे धरना देना था आईपीपीज़ के खिलाफ। तो उस धरने को रोकने के लिए ये दफ़ा 144 लगाई गई है, कुछ कंटेनर्स भी लगाए जा रहे हैं। कुछ जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि उनके लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने तो जमात-ए-इस्लामी के धरने के बीच में अपना लुच तल के कैश कैश कराने की कोशिश की है कि चलें अगर जमात-ए-इस्लामी के धरना कामयाब हो गया तो इसकी आड़ में हमें भी इजाज़त मिल जाएगी। वरना जमात-ए-इस्लामी का धरना तो पहले से जो था वो ऑन द ग्राउंड मौजूद था। ये पहले मुहर्रम से पहले होना था, फिर डिले होके 26 जुलाई को हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ तो जमात-ए-इस्लामी की आड़ में एहतजाज करने की कोशिश कर रही थी। असल मसला जमात-ए-इस्लामी के धरने का था, जिसमें जमात-ए-इस्लामी की कुछ गिरफ्तारियाँ भी हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये जो जमात-ए-इस्लामी को धरना नहीं करने दिया जाएगा। हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं, गिरफ्तारियाँ भी शुरू कर दी हैं, क्योंकि अगर जमात-ए-इस्लामी को धरना करने दिया जाएगा, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ भी इजाज़त माँगेगी।
मांगेगी। लिहाजा चूंकि तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं देनी, लिहाजा जमात इस्लामी को भी इजाजत नहीं देनी। तो इसलिए मुझे लगता है कल जमात इस्लामी की और गिरफ्तारियां हो जाएंगी, तहरीक इंसाफ की भी और गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन किसी को धरना या एहतजाज करने नहीं दिया जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे, ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रुजू करने का जो ये फैसला है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आखिर कौन-सी वजूहात हैं जो रुजू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस को कबूल नहीं किया है। अब जब पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस अभी तक मुतनाज़ हैं, तो पीटीआई की कोई तंजीम ही नहीं है, कोई चेयरमैन, कोई सेक्रेटरी जनरल, कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जिन 41 अरकान ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ से हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन इस बात की तस्दीक करेगा कि हाँ, ये हमारे हैं। देखिए, एक तो एमएनएस ने कह दिया कि मेरा इस जमात से ताल्लुक है, फिर जमात ने भी तो इजाजत देनी है ना कि ये हमारी जमात के हैं। अब जमात का कोई तंजीमी ढांचा इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद ही नहीं है, तो जमात की तरफ से कौन तस्दीक करेगा? अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते की वजाहत करे। लेकिन अब देखने की बात यह है कि हुकूमत ने रिव्यू फाइल किया तो आपने कहा कि नहीं लग सकता, पहले जो है ना वो छुट्टियां हैं और छुट्टियां हम जजों को छुट्टियां खत्म करने पर मजबूर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत मांगी है, रिव्यू फाइल किया है। क्या ये रिव्यू चूंकि तहरीक इंसाफ की जरूरत है, ये छुट्टियों में सुन लिया जाएगा और जो हुकूमत का रिव्यू है वो छुट्टियों में नहीं सुना जाएगा, या ये भी छुट्टियों के बाद सुना जाएगा? अगर ये रिव्यू भी छुट्टियों के बाद सुना जाएगा तो फिर तो मामला एक माह के लिए लटक गया, क्योंकि अगस्त छुट्टियों का महीना है, सितंबर में बात चलेगी। लेकिन अगर ये पहले सुना गया और हुकूमत का नहीं सुना गया तो फिर गैर मामूली इंसाफ और ये सब कुछ बात शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट फंस गया है। वो जो 8 जज हैं, वो जो छुट्टियों पे गए थे, क्या वो छुट्टियों से वापस आके फौरन ये इलेक्शन कमीशन की बात सुन लेंगे या ये छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी? मुझे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया। अब सुप्रीम कोर्ट अगर तो छुट्टियों में सुनता है तो सब कहेंगे भी आप हुकूमत की नजरसानी तो सुनने को तैयार नहीं थे, ये वजाहत बड़ी जल्दी सुन ली है, ये भी छुट्टियों के बाद सुनते हैं। तो एक अच्छा स्ट्रोक है। इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत इंतजार किया है, 15 दिन, सब कुछ कागज आ गए हैं, तो एक आईनी नुक्ते पे, एक बड़े कानूनी नुक्ते पे रिव्यू फाइल किया है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को वैलिडेट कर देगी? कितना गंद तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट ने साफ करना है और उसके एवज कितना गंद अपने ऊपर लेना है, ये एक सवाल रह जाएगा। भी आपके इंटर पार्टी इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो फिर वो हाई कोर्ट जाने हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आने हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उनको कैसे वैलिडेट कर देगा? मेरे ख्याल में मुश्किल है तेरे सुप्रीम कोर्ट के लिए इनको वैलिडेट करना। इसीलिए अभी तो पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल किया है, फिर इसके बाद ये स्पीकर रोकेगा, फिर और जगहों से रुक जाएगा, करारदाद पास होगी। तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे ये मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पे अमल दरामद बहुत मुश्किल नजर आता है, तो ये अब यही नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।